इसरो द्वारा प्रदर्शित हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हाइब्रिड मोटर एक तरल ईंधन और ठोस ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है। 2. पारंपरिक सॉलिड मोटर्स के विपरीत हाइब्रिड तकनीक मोटर पर रीस्टार्टिंग और थ्रॉटलिंग क्षमताओं की अनुमति देती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जिसमें एक ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीकारक का उपयोग किया गया है। हाइब्रिड प्रणाली अधिक कुशल, हरित और उपयोग के लिए अधिक सुरक्षित है और भविष्य के मिशनों के लिए नई प्रणोदन प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। हाइब्रिड मोटर में HTPB आधारित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन एल्यूमिनाइज्ड सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन लॉक्स को ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट में प्रयुक्त पारंपरिक HTPB आधारित ठोस प्रणोदक मोटर्स अमोनियम परक्लोरेट को ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। रॉकेट इंजन में ऑक्सीडाइजर दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, जबकि HTPB और लॉक्स दोनों पर्यावरण सह्य हैं और क्रायोजेनिक लॉक्स उपयोग के लिए अधिक सुरक्षित है। पारंपरिक सॉलिड मोटर्स के विपरीत हाइब्रिड तकनीक मोटर पर रीस्टार्टिंग और थ्रॉटलिंग क्षमताओं की अनुमति देती है। तरल पदार्थों का उपयोग लॉक्स की प्रवाह दर पर थ्रॉटलिंग और नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। जब कोई उत्पाद कीमत को समान रखते हुए अपनी मात्रा को कम कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए. स्टैगफ्लेशन, बी. क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सी. गैलपिंग इन्फ्लेशन, डी. श्रिंकफ्लेशन। उत्तर डी। श्रिंकफ्लेशन तब होता है जब निर्माता उच्च उत्पादन लागत को न्यूनतम करने के लिए उत्पादों को कम करते हैं लेकिन खुदरा कीमतों को पूर्ववत रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंटेनर में आइसक्रीम के स्कूप को कम करना या एक पैकेट में चिप्स की संख्या को कम करना श्रिंकफ्लेशन के रूप में जाना जाएगा। यह तब होता है जब उत्पादों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री अधिक महंगी हो जाती है, उच्च उत्पादन लागत को ऑफसेट करने के लिए, या बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति होती है। नतीजतन, कीमतें बढ़ाने के बजाय वे आपको उत्पाद का कम हिस्सा दे सकते हैं ताकि उनके लाभ मार्जिन को बनाए रखा जा सके। यह अलग अलग तरीकों से भी हो सकता है, जैसे कोई उत्पाद अपनी कीमत बनाए रखते हुए अपने निर्माण सामग्री में परिवर्तन कर सकता है या हटा सकता है। श्रिंकफ्लेशन की स्थिति में मूल्य परिवर्तन या मुद्रास्फीति को सटीक रूप से मापना अधिक कठिन होता है। पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वाणिज्य मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। 2. यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। 3. फंड में पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 3, बी. 1 और 2, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर ए। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुभवी उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.टी.
थॉमस और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है। पीएम केयर्स फंड किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ समर्पित कोष है। यह पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं। फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों, संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। पीएम केयर्स फंड में दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट के लिए योग्य होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत दान को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में गिना जाता है। कुर्मी समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। 2. ये परंपरागत रूप से भारत के निचली गंगा मैदान में स्थित कृषि से संबंधित समुदाय हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B. कुर्मियों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुर्माली भाषा को शामिल करने और अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे की मांग को लेकर बंगाल और पड़ोसी राज्यों झारखंड और ओडिशा में रेल और सड़क नाकेबंदी की। कुर्मी परंपरागत रूप से कृषक समुदाय से संबंधित हैं और सघन रूप से भारत के निचली गंगा मैदान में स्थित हैं। ये मुख्यतः अवध के दक्षिणी क्षेत्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में केंद्रित हैं, जबकि इनका न्यूनाधिक विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी है। कुर्मी गुजरात में सामान्य वर्ग के हैं और अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित अन्य राज्यों में ओबीसी हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी संख्या वर्तमान में 22 है। कुर्माली भाषा को आधिकारिक भाषाओं की सूची में नहीं जोड़ा गया है। संविधान के 8वें अनुसूची के अलावा भाग 17 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 शामिल हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित है, इसलिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई मानदंड तय करना मुश्किल है। पाहवा समिति 1996 और सीताकांत महापात्र समिति 2003 के माध्यम से इस तरह के मानदंड विकसित करने के पहले के प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विचार की जाने वाली भाषा के लिए कोई निश्चित मानदंड परिभाषित नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय की विशिष्टता के लिए वर्तमान में पालन किए जाने वाले मानदंड हैं: I. आदिम लक्षणों के संकेत, E. विशिष्ट संस्कृति, E. भौगोलिक अलगाव, IV. बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में असहजता और V. पिछड़ापन। हालांकि इन मानदंडों को संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को नियंत्रित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. NCRB गिरफ्तार व्यक्तियों के डेटा को संग्रहीत और संरक्षित करने के लिए एकमात्र एजेंसी होगी। 2.
जब तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक कोई भी अधिनियम लागू नहीं हो सकता है। 3. राज्य सरकारें अधिनियम के तहत डेटा संग्रहित नहीं कर सकती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 2, बी. 1 और 2, सी. 1 और 3, डी. 2 और 3। उत्तर बी। गृह मंत्रालय (MHA) ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को नियंत्रित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया। जब तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक कोई भी अधिनियम लागू नहीं हो सकता है। गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) गिरफ्तार व्यक्तियों के डेटा को संग्रहीत और संरक्षित करने के लिए एकमात्र एजेंसी होगी। राज्य सरकारें भी डेटा को स्टोर भी कर सकती हैं, लेकिन यह NCRB के साथ माप या माप के रिकॉर्ड को साझा करने के लिए संगत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करेगी। अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि CRPC की निवारक धाराओं के तहत हिरासत में लिए गए लोगों के नमूने तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक कि ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोपित या गिरफ्तार नहीं किया जाता है।